नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा बुलेटिन मिड डे न्यूज। दोस्तों, मेघालय हाई कोर्ट का एक बेहद अहम और चर्चा में रहने वाला फैसला कल सामने आया है, जो किशोर बच्चों के रिश्ते और कानून के बीच बैलेंस यानी समन्वय को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। भले ही पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 साल कानूनन तय है, लेकिन अगर 16 से 18 साल के बीच सहमति से कोई रिश्ता बनता है तो इसके ग्राउंड रियलिटीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ये कहना है हाई कोर्ट मेघालय का। दोस्तों, आपको बता दें कि मेघालय हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की रोमियो जूलियट न्यायिक अवधारणा का हवाला देते हुए कहा है कि सहमति से बने किशोर के बीच या किशोरों के बीच रिश्ते के मामले में असाधारण परिस्थितियों में पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहे आपराधिक कार्रवाई को रद्द किया जा सकता है, ताकि स्पष्ट अन्याय को रोका जा सके और उनके लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके। कोर्ट ने विशेष रूप से यह भी कहा कि सहमति वाले किशोर संबंधों में पॉक्सो कानून का कठोर और मैकेनिकल यानी यांत्रिक तरीके से लागू होना गंभीर अन्याय का कारण बन सकता है। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की पीठ में यह स्पष्ट किया कि भले ही पॉक्सो एक सख्त बाल सुरक्षा कानून है, लेकिन अदालतें किशोरों के बीच बनने वाले तथा कथित रोमियो जूलियट रिश्तों की वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई मामलों में पारिवारिक दबाव में शिकायतें दर्ज होती हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है। हालांकि हाईकोर्ट ने चेताया भी कि ऐसे मामलों में सहमति वास्तविक और समझदारी होनी चाहिए और हर केस का फैसला उसके तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। अदालत ने कहा कि पॉक्सो मामलों, खासकर रोमियो जूलियट मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए राज्य सरकारों की भी यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों, खासकर बच्चों को इस कानून और इसकी सजा इत्यादि के बारे में जागरूक करें। और ये जागरूकता का काम केवल शहरों में नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों, स्कूलों, कॉलेज तक भी पहुंचना चाहिए। चीफ जस्टिस और न्यायमूर्ति की बेंच ने साफ किया कि बीएनएस सेक्शन 528 के तहत हाईकोर्ट जरूरत पड़ने पर ऐसे मामलों को रद्द कर सकता है, लेकिन सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक। आपको बता दें कि बीएनएसएस 528 एक्ट के तहत हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि वह न्याय के हित में यह कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किसी भी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर सकता है, लेकिन यह शक्ति विशेष परिस्थितियों में ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल की जाती है। बात करते हैं ईरान युद्ध के बारे में, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फिर ईरान को बर्बाद करने की धमकी दी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हरमुज स्ट्रेट यानी हरमुज जलडमरू मध्य तुरंत नहीं खोला गया और जल्द कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान के पावर प्लांट को तबाह कर दिया जाएगा, साथ ही उसके खारे पानी को मीठे में बदलने वाले प्लांट पर भी हमला किया जाएगा। सोशल मीडिया ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नए और समझदार शासन से तो अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन अगर डील नहीं हुई तो वो पावर प्लांट, तेल के कुएं और खार्ग द्वीप को पूरी तरह से उड़ा दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर खारे पानी को मीठा करने वाले प्लांट को भी निशाना बनाया जा सकता है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी पसंदीदा चीज ईरान का तेल लेना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान उसके 15 सूत्रीय प्लान से ज्यादा पॉइंट्स पर सहमत तो है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका के प्लान में, माने अमेरिका के जो बिंदु दिए गए हैं समझौते के बिंदु में, कई चीजें ऐसी हैं जो बेतुकी है। साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका से सीधी उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है,
केवल मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। उधर सोमवार को इजराइल पर ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले के बाद इजराइल के एक तेल रिफाइनरी में आग लग गई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। इसके अलावा ईरान लगातार अरब देशों में अमेरिका, इजराइल के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अरब देशों को भाईचारे का संदेश भेजा है। अगराची ने सऊदी अरब को ईरान का भाई बताया है और कहा है कि ईरान के निशाने पर सिर्फ अमेरिका और इजराइल के ठिकाने हैं। अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान सऊदी अरब साम्राज्य का सम्मान करता है और उसे अपना भाई मानता है। ईरानी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हमारे अभियान उन दुश्मन आक्रमणकारियों के खिलाफ हैं जो न तो अरब का सम्मान करते हैं और न ही ईरान का, और न ही वो किसी तरह की हमें सुरक्षा दे सकते हैं। अगराची ने अरब देशों से कहा, ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हवाई कमांड के साथ जो किया उसे देखना चाहिए। अगराची ने अरब देशों से कहा कि अमेरिकी सेना को अपने देश से बाहर निकालने का यही सही टाइम है। भारत देश अब नक्सलियों से मुक्त हो चुका है। जी हां, यह कहना है भारत के गृह मंत्री अमित शाह का। गौरतलब है कि अमित शाह ने देश को नक्सल मुक्त बनाने की जो डेडलाइन रखी थी वो थी 31 मार्च 2026 और सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ये बयान दिया कि भारत अब नक्सलियों से आजाद हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश में हथियारों के बल पर हिंसा करने वाले सभी टॉप नक्सली मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, ताजा मामले में आंध्र प्रदेश में कुख्यात नक्सली नेता श्री नारायण राव समेत 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें, राव बेहद सक्रिय था, 36 सालों से और कई हत्याओं में शामिल था। डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने राज्य में वामपंथी उग्रवाद खत्म होने का दावा भी किया। उधर लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वह कई बार नक्सलियों और उनके हमदर्दों के संग देखे गए हैं। जब उनकी भारत यात्रा हो रही थी तो भारत जोड़ो यात्रा में भी कई नक्सलियों ने उनका साथ दिया। अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों का साथ देते देते कांग्रेस पार्टी और इसके नेता खुद ही नक्सलवादी बन चुके हैं और इसका जवाब जनता चुनाव में देगी। गौरतलब है कि देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा समय सीमा 31 मार्च 2026 तय की गई थी और अमित शाह ने संसद में यह बताया कि देश में नक्सलवाद का मूल कारण विकास की कमी, गरीबी और अन्य चीजें नहीं बल्कि इसकी विचारधारा है, मूल विचारधारा। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने भोले भाले आदिवासियों को नक्सल ग्रुप में शामिल किया और अब तमाम नक्सली इलाकों में सरकार के द्वारा तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। वहां पर स्कूल खोले जा रहे हैं, अस्पताल खोले जा रहे हैं, मोबाइल के टावर के साथ साथ सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। सोमवार को लखनऊ के लोक भवन में हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नियुक्ति पत्र देने के समारोह में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट केंद्र बन रहे हैं, तो आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय भी अब स्मार्ट होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र बांटते हुए ये बात कही। सीएम योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र अब डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित किए जा रहे हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देते हुए सीएम योगी ने यह भी कहा कि इनका मानदेय भी अब स्मार्ट होना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में अपने मानदेय बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन भी किया था और सीएम योगी के मुताबिक जल्द ही इसका सम्मानजनक समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही पूरी की पूरी व्यवस्था को तकनीक से जोड़कर ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी भी बनाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि न्यूनतम वेतन की गारंटी सबको मिलनी चाहिए और इसलिए मैंने विभाग से भी कहा है कि मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव जल्द ले आए और एक बड़ा समारोह करके इसका वितरण शुरू किया जाए। साथ ही यूपी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम का भी गठन कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि पहले आउटसोर्स कंपनियां
नेता या माफिया चलाते थे और प्रति कर्मचारी सरकार से 10 से 12 हजार रुपए का भुगतान तो लेते थे, लेकिन कर्मचारियों को महज 6 से 7 हजार रुपए ही देते थे। इसके अलावा नियुक्तियों में भी अलग से वसूली की जाती थी और इसी भेदभाव आधारित व्यवस्था को खत्म करने के लिए इस निगम का निर्माण किया गया है या इस निगम को बनाया गया है। नमस्कार, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने आ रही है असम से। असम विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुप्रतीक्षित संकल्प पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक इस घोषणा की चर्चा तेज है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में ये संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया। बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र में विकास, रोजगार और अस्मिता को केंद्र में रखा है। पार्टी ने युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ मूल निवासियों की सुरक्षा को प्रमुख वादा बताया है। चुनावी संकल्प पत्र जारी करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह घोषणा पत्र एक दशक तक लोगों की सेवा करने के बाद तैयार हुआ है। राज्य कई मायनों में पूरी तरह से बदल चुका है और आने वाले समय में हम पूरी तरह बदल देंगे। असम के ऊपर कांग्रेस का शासन करीब 6 दशकों तक रहा, लेकिन उसने राज्य के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास को नजरअंदाज किया, लेकिन हम असम को नॉर्थ ईस्ट का गेट बनाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी शासन में राज्य में स्थिरता और शांति आई है, जिससे युवाओं का पलायन कम हुआ है। आपको बता दें कि ताजा अपडेट के मुताबिक असम की 126 सीटों पर 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा, जबकि नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। तो जाहिर है अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के ये वादे चुनावी मैदान में कितना असर दिखाते हैं, क्योंकि असम में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। तो खबरें मनोरंजन जगत से। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी रासा थडानी अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एंट्री को लेकर चर्चा में है। खबरों के मुताबिक रासा जल्द ही एक बड़े प्रोजेक्ट के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा में कदम रखने जा रही है। आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक सिर्फ एक फिल्म करने वाली रासा थडानी अब साउथ सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं। उनकी अगली फिल्म श्रीनिवासा मंगापुरम है। हाल ही में इसी महीने उनके जन्मदिन पर फिल्म निर्माताओं ने फिल्म के बिहाइंड द सीन्स का एक वीडियो जारी किया, जिसमें रासा थडानी के लुक की झलक मिलती है। फिल्म के पीस को मिल रहे रिएक्शन को लेकर एक्ट्रेस थडानी बहुत खुश है और अपने इस नए प्रोजेक्ट को लेकर बेहद एक्साइटेड भी है। आपको बता दें, फिल्म श्रीनिवासा मंगापुरम पहले इसका नाम AB4 था। इसके निर्देशक RX फिल्म के अजय भूपति हैं और थडानी के को स्टार जया कृष्णा घट्टम नेनी है, जो महेश बाबू के भतीजे हैं। रासा ने अपने इस एक्शन रोमांटिक ड्रामा के बारे में बताया है कि ये एक भव्य लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट है और रासा ने अपनी तेलुगु शुरुआत के लिए एक बिहाइंड द सीन मोशन पोस्टर भी शेयर किया है। जाहिर है अगर ये प्रोजेक्ट फाइनल होता है तो रासा का करियर एक नई दिशा ले सकता है और वो जल्द ही साउथ की नई स्टार बनकर उभर सकती है। अब साउथ फिल्मों की बात कर रहे हैं तो एक और एक्टर, जी हाँ, रहमान डकैत भी अब साउथ की ओर मूव कर रहे हैं। जी हाँ, रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना, धुरंधर के अक्षय खन्ना प्रशांत वर्मा की आगामी तेलुगु फिल्म महाकाली से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में धमाकेदार डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म में वे असुर गुरु शुक्राचार्य की रहस्यमयी और दमदार भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद अक्षय का ये पहला तेलुगु प्रोजेक्ट है जो प्रशांत वर्मा के सिनेमाई यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। फिल्म में अक्षय खन्ना को असुर गुरु शुक्राचार्य के किरदार में देखा जाएगा, जिसका फर्स्ट लुक और सेट से तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की साउथ फिल्म में अक्षय का डेब्यू खास माना जा रहा है। यह फिल्म मूल रूप से तेलुगु में बन रही है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे अन्य भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में साउथ के सुपरस्टार प्रभास के कैमियो करने की भी चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि धुरंधर फिल्म में रहमान डकैत के रूप में नेगेटिव रोल निभाने के बाद दर्शकों के बीच अक्षय खन्ना का क्रेज काफी बढ़ गया है, जिसे भुनाने के लिए साउथ इंडस्ट्री में उन्हें एक मजबूत विलेन या अहम किरदार के रूप में पेश किया जा रहा है और पेश करने की तैयारियां भी चल रही हैं। तो दोस्तों, इस मिड डे बुलेटिन में बस इतना ही।
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।